बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 3 पेपर नंबर 101। चलिए शुरू करते हैं। समाज ने शिक्षा के कार्यों को क्रियान्वित रूप देने के लिए अनेक संस्थाओं का विकास किया है। ये संस्थाएं ही शिक्षा के साधन कहे जाते हैं। यह परिभाषा प्रस्तुत की है डीबी भाटिया ने, बीडी भाटिया ने, बीडी भाटिया ने। चलिए आगे देखते हैं। ब्राउन ने शिक्षा के साधनों को कितने भागों में विभाजित किया है? 4 भागों में। औपचारिकेतर शिक्षा एक संगठनात्मक व्यवस्थित शैक्षिक प्रक्रिया है जो स्कूल की औपचारिक व्यवस्था के बाहर विशिष्ट समूहों, जनसंख्या, प्रौढ़ व बच्चों के लिए विशिष्ट प्रकार के सीखने की परिस्थितियों का प्रावधान करती है। यह परिभाषा प्रस्तुत की है यह परिभाषा कुम्बस एवं अहमद ने प्रस्तुत की है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का अनौपचारिक साधन नहीं है? विद्यालय, समुदाय, राज्य, परिवार ये अनौपचारिक साधन हैं, विद्यालय नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षा का औपचारिक साधन नहीं है? परिवार, क्योंकि परिवार क्या होगा? अनौपचारिक होगा। तो औपचारिक क्या होगा? विद्यालय होगा, संग्रहालय होगा। याद रखिएगा, ये सब किस में आएंगे? ये सब औपचारिक में आएंगे। ठीक है, परिवार क्या हो जाएगा? ये औपचारिक साधन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। परिवार समूह प्रथम मानव पाठशाला है। प्रत्येक व्यक्ति की अनौपचारिक शिक्षा सामान्य रूप से परिवार में ही प्रारंभ होती है। बालक का बहुत महत्वपूर्ण समय परिवार में ही बीतता है। यह कथन है बोगार्डस का। किसका? बोगार्डस का। विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा है? विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा है? मॉन्टेसरी ने। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय, यह कथन किसने कहा है? पेस्टोलॉजी ने। किसने कहा है? पेस्टोलॉजी ने। विद्यालय का तात्पर्य एक विशेष वातावरण से है जहाँ शिक्षा के गुण या कुछ गुणों एवं विशेष प्रकार की क्रियाओं एवं व्यवसायों की शिक्षा इस प्रयोजन से दी जाती है कि बालकों का वांछित दिशा में विकास हो। यह परिभाषा प्रस्तुत की है ओटावे ने। किसने? ओटावे ने। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से समाज में विद्यालय की किन कारणों से आवश्यकता है? ये दवा होगा उपयुक्त सभी। विद्यालय घर से शिक्षा का उपयुक्त स्थान है। आदर्शों एवं विचारधाराओं को फैलाने का महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। उपयुक्त सभी सही होगा। किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालय से होती है। यह कथन किसका है? बालकृष्ण जोशी का। निम्नलिखित में से विद्यालय किस किस प्रकार के कार्य संपादित करता है? संरक्षण कार्य, प्रगतिशील कार्य, निष्पक्ष कार्य। उपयुक्त सभी होगा। निम्नलिखित में से विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के क्या उपाय हैं? परिवार या घर से सहयोग, सामाजिक जीवन से संपर्क, राज्य द्वारा संरक्षण। उपयुक्त सभी होगा। राज्य न्यून संख्यक या बहुसंख्यक व्यक्तियों के समुदाय को कहते हैं जो एक निश्चित भूभाग में रहता है।
जो बाहरी नियंत्रण से पूर्ण मुक्त और जिसकी एक ऐसी संगठित सरकार होती है जिसकी आज्ञा का पालन अधिकांश निवासी स्वाभाविक रूप से करते हैं। यह परिभाषा प्रस्तुत की है बोगार्डस ने। किसने? बोगार्डस ने। राज्य का शिक्षा में हस्तक्षेप किस शताब्दी से आरंभ हुआ? 16वीं शताब्दी से, याद रखिएगा। शिक्षा पर राज्य के नियंत्रण संबंधित निम्न विचारों में से कौन सा विचार सही है? शिक्षा को न तो राज्य के नियंत्रण से पूर्ण मुक्त होना चाहिए और न उस पर पूर्ण रूपेण राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? औपचारिक साधन है। क्या है? औपचारिक साधन है। ये डाउट है, याद रखिए, ये डाउट क्वेश्चन है, क्योंकि राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का किस प्रकार का साधन, ये अनौपचारिक होना चाहिए। इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा का साधन है अनौपचारिक, सक्रिय, निष्क्रिय, औपचारिक, ये तीनों होगा। नियमित साधन कहा जाता है औपचारिक साधन को, अनौपचारिक साधन को, निष्क्रिय साधन को, सक्रिय साधन को। नियमित साधन कहा जाता है औपचारिक साधन को। शिक्षा के सभी साधनों को मुख्य कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। शिक्षा के सभी साधनों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। शिक्षा के औपचारिक साधन है विद्यालय, पुस्तकालय, अजायब घर। उपयुक्त सभी। सभी क्या हो जाएगा? सभी। शिक्षा का अनौपचारिक साधन है घर, समाज, राज्य। देखिए वहां पर राज्य था ना, तो राज्य अनौपचारिक साधन में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? दो सही है। घर, समाज, राज्य औपचारिक अनौपचारिक साधन है। ठीक है, याद रखिएगा। वो उसमें क्या होगा? अनौपचारिक साधन होगा। शिक्षा का औपचारिक साधन नहीं है। अब देखिए, शिक्षा का औपचारिक साधन नहीं है, परिवार नहीं होगा, स्कूल, समाज, राज्य। अब देखिए, परिवार नहीं होगा। ठीक है, औपचारिक साधन परिवार नहीं होगा। परिवार क्या है? अनौपचारिक साधन है। अब देखिए, यहाँ पे समाज भी हो रहा है अनौपचारिक साधन, और राज्य भी हो रहा है, और परिवार, स्कूल। तो ये क्वेश्चन यहाँ होना चाहिए औपचारिक साधन है, तो स्कूल होगा इसका आंसर। अनौपचारिक साधन पूछता, अनौपचारिक, यहाँ अनौपचारिक साधन नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे? स्कूल होगा। ये क्वेश्चन भी डाउट है, इसे ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। चलिए आगे देखते हैं। समाजीकरण सहयोगियों में एक हम की भावना का विकास के साथ ही उनकी योग्यता एवं साथ साथ कार्य करने की इच्छा का विकास है। यह कथन है जे एम रॉस का। किसका? जे एम रॉस का। बालक की समाजीकरण की प्रक्रिया में सहायता करता है समाज, पास पड़ोस, आस पड़ोस या पास पड़ोस, और साथ ही धार्मिक संस्थाएं। उपयुक्त सभी। समाजीकरण है एक प्रक्रिया है, एक प्रेरणा है, एक सहयोग है, एक अंतः संबंध है। तो क्या होगा? एक प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रक्रिया है। समाज में बालक का विकास होता है मानसिक, शारीरिक, नैतिक, तीनों होता है। उपयुक्त सभी। विद्यालय का तात्पर्य एक विशेष वातावरण से है जहाँ जीवन के कुछ गुणों एवं विशेष प्रकार की क्रियाओं एवं व्यवसायों की शिक्षा इस समायोजन से दी जाती है कि बालकों का वांछित दिशा में विकास हो। जॉन डीवी ने। जॉन डीवी ने। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से विद्यालय कौन कौन प्रकार के कार्य संपादित करता है? संरक्षण कार्य, प्रगतिशील कार्य, निष्पक्ष कार्य। उपयुक्त सभी होगा। किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों, कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालय से होती है। यह कथन है बालकृष्ण जोशी का। शिक्षा का सर्वाधिक सशक्त साधन है
सशक्त साधन स्कूल होगा। परिवार का शिक्षा संबंधित कार्य है बालक शिक्षा का प्रथम स्थान, बालक के शारीरिक विकास की ओर ध्यान, बालक की मूल प्रवृत्तियों के प्रकाशन में सहयोग, उपयुक्त सभी होगा। परिवार को प्रभावशाली बनाने के उपाय हैं वंशानुक्रम को प्रभावशाली बनाना, घर का भौतिक वातावरण ठीक करना, बौद्धिक वातावरण का उचित निर्माण, उपयुक्त सभी होगा। डॉक्टर मेरिया शिक्षाविद थी, कहाँ की थी? इटालियन थी, याद रखिए इटालियन थी। शिक्षा के अनौपचारिक साधन है परिवार, ठीक है, पड़ोस भी होगा, समुदाय भी होना चाहिए, ठीक है। परिवार तो है ही अनौपचारिक साधन। ये भी डाउट ही है, इसे भी सही क्लियर कीजिएगा डाउट। परिवार को कौन से शैक्षिक कार्य हैं? सीखने का प्रथम स्थान, कर्तव्य पालन की शिक्षा, बालक के समाजीकरण का साधन। तो ये क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से परिवार शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत हैं? उपयुक्त सभी होगा। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, खेल द्वारा शिक्षा विधि, सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार, उपयुक्त सभी होगा। चलिए आगे देखते हैं। परिवार समूह प्रथम मानव पाठशाला है। प्रत्येक व्यक्ति की अनौपचारिक शिक्षा सामान्य रूप से परिवार में ही प्रारंभ होती है। बालक का बहुत महत्वपूर्ण समय परिवार में ही बीता है, कथन है बोगार्ट्स का। किसका? बोगार्ट्स का। निम्नलिखित में से राज्य को कौन से शैक्षिक कार्य हैं? उपयुक्त सभी। विद्यालयों की स्थापना करना, शिक्षा के लिए आर्थिक व्यवस्था करना, निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य बनाए रखना। शिक्षा पर राज्य के नियंत्रण संबंधित निम्न विचारों में से कौन सा विचार सही है? शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण आवश्यक है। शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण एक बुराई है। शिक्षा को न तो राज्य के नियंत्रण से पूर्ण मुक्त होना चाहिए और न ही इस पर पूर्ण रूप में राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 100 आंसर होगा इसका। राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? अनौपचारिक साधन होगा, ठीक है। राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का कौन सा साधन होगा? अनौपचारिक होगा। यहाँ गलत आंसर दिया है, ठीक है, याद रखिएगा, अनौपचारिक साधन होगा। राज्य का शिक्षा में हस्तक्षेप किस शताब्दी से आरंभ हुआ है? 16वीं शताब्दी से। राज्य का शैक्षिक कार्य क्या है? विद्यालयों की व्यवस्था, बालकों को पढ़ाने के लिए माता पिता को प्रेरित करना, शिक्षकों के लिए आर्थिक व्यवस्था करना, उपयुक्त सभी होगा। दूरवर्ती शिक्षा का अन्य नाम क्या है? दूरस्थ शिक्षा। क्या होगा? उपयुक्त सही। पत्राचार शिक्षा और मुक्ति अधिगम, ये सब होंगे, उपयुक्त सभी। निरौपचारिक शिक्षा का साधन है दूरवर्ती शिक्षा, मुक्त विद्यालय, शैक्षिक दूरदर्शन, उपयुक्त सभी। अनौपचारिक शिक्षा का साधन है परिवार, समाज, राज्य, सभी। अब देखिए यही क्वेश्चन वहां पे था तो गलत दिया हुआ था। ये परिवार, समाज और राज्य तीनों क्या होंगे? अनौपचारिक होंगे, याद रखिएगा। निरौपचारिक शिक्षा के लाभ क्या है? एक निश्चित उद्देश्य होता है निरौपचारिक शिक्षा के लाभ। प्रति विद्यार्थी व्यय को कम करने में सहायक, मापन योग्य, उपयुक्त सभी हो जाएगा। दूरवर्ती शिक्षा को इस नाम से भी जाना जाता है गृह अध्ययन, दूरस्थ शिक्षा, पत्राचार शिक्षा, ये उपयुक्त सभी। शिक्षा का मुख्य अभिकरण क्या है? विद्यालय, परिवार व विद्यालय दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों होगा, परिवार और विद्यालय दोनों। स्कूल शिक्षा का साधन है। स्कूल किस शिक्षा का औपचारिक साधन है? औपचारिक शिक्षा का प्रमुख साधन है विद्यालय। किसने कहा है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है? जॉन ड्यूवी ने।
विद्यालयों को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव समाज का लघु रूप होना चाहिए। टी टी नन किसने कहा विद्यालय को समाज का वास्तविक प्रतिनिधि होना चाहिए? जॉन ड्यूवी ने। विद्यालय बचपन का घर है किसने कहा था? मॉन्टेसरी रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। विद्यालय में सबसे अधिक आदर्श किसमें होना चाहिए? विद्यालय में सबसे अधिक आदर्श किसमें होना चाहिए? अध्यापक में। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का औपचारिक अभिकरण नहीं है? मुक्त विद्यालय। शिक्षा का अनौपचारिक साधन है समुदाय, परिवार, राज्य, सभी। शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण है विद्यालय, समाज, पुस्तकालय, संग्रहालय। समाज होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण है? परिवार। याद रखिएगा, परिवार। बालक की प्रथम पाठशाला है परिवार। बालक की शिक्षा कहाँ से आरंभ होती है? परिवार से। बालक के समाजीकरण में सर्वप्रथम है घर या परिवार। किसने कहा है घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान व बालक का प्रथम विद्यालय है? किसने कहा है? पेस्टोलॉजी ने कहा है। पेस्टालॉजी। माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं किसने कहा है? फ्रोवेल। कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है? विद्यालय। शिक्षा का अनौपचारिक साधन नहीं है विद्यालय। निम्नलिखित में कौन सी संस्था शिक्षा का अनौपचारिक साधन है? विद्यालय, परिवार, पुस्तकालय, संग्रहालय। इनमें कौन सी संस्था शिक्षा का अनौपचारिक साधन है? परिवार होना चाहिए। राज्य शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? राज्य शिक्षा का किस प्रकार अनौपचारिक? याद रखिएगा। शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण एक बुराई है किसने कहा है? जे.एस. मिल ने। राज्य का शिक्षा में हस्तक्षेप किस शताब्दी से आरंभ हुई है? 16वीं शताब्दी से। किस शताब्दी से हुआ है? 16वीं शताब्दी से। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। राज्य का शैक्षणिक कार्य है विद्यालयों की स्थापना करना, निश्चित स्तर तक शिक्षा व्यवस्था को अनिवार्य बनाना, शिक्षा के लिए आर्थिक व्यवस्था करना, उपयुक्त सभी होगा। अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था से अभिप्राय है बिना निश्चित नियमों की शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा व्यवस्था से अभिप्राय है बिना निश्चित नियमों की शिक्षा। लचीली शिक्षा व्यवस्था, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा की मिश्रित व्यवस्था, उपयुक्त सभी हो जाएगा। शिक्षा का निरौपचारिक अभिकरण है विद्यालय, पुस्तकालय, राज्य, कंप्यूटर। राज्य। ठीक है, ये डाउट है, देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का तात्पर्य विश्व बंधुत्व, विश्व मैत्री, विश्व नागरिकता पर आधारित उस भावना से है जिसके अनुसार कोई व्यक्ति अपने को केवल अपने राज्य का ही नहीं बल्कि विश्व का नागरिक समझने लगता है और अपने राष्ट्र के संकीर्ण हितों को भुलाकर विश्व के सभी राष्ट्रों तथा उनके निवासियों के कल्याण की आकांक्षा करने लगता है। यह परिभाषा प्रस्तुत की गई है गोल्डस्मिथ ने। किसने प्रस्तुत की है? गोल्डस्मिथ ने। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था का नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ। निम्नलिखित में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए शिक्षा को कौन से उद्देश्य हैं?
उपयुक्त सभी। विश्व में एक साथ रहने के लिए आवश्यक बातों का ज्ञान प्रदान करना। सभी राष्ट्रीयताओं, संस्कृतियों एवं प्रगतियों के व्यक्तियों को समान समझने के लिए भावना का सृजन करना। विश्व समाज के निर्माण के लिए मूल्यों का विकास करना। द निम्नलिखित में से छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करने के लिए किन किन पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए? उपयुक्त सभी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक वार्ताओं का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय छात्र संघ की स्थापना। उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का कौन कौन से सिद्धांत हैं? स्वतंत्र विचार का सिद्धांत, पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी हो जाएगा। मानवीय साधन है। मानवीय संसाधन है समय, पैसा नहीं हो सकता, धन, इच्छाएं। मानवीय साधनों की विशेषताएं हैं असीमितता, असीमितता, अनुपयुक्तता, उपयोगिता। उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये क्या उपयोगिता? मानवीय संसाधनों के उपयोग का उद्देश्य है लक्ष्यों की प्राप्ति, मितव्ययिता, संतुष्टि की इच्छा। तो कौन सा होगा? उपयुक्त सभी। मानव संसाधन समय का उदाहरण है घंटा, सप्ताह, दिन। उपयुक्त सभी। सभ्यता एवं संस्कृति अर्जित की जा सकती है, युगों का संचय है, प्रतिदिन की उपलब्धि है। तो युगों का संचय है। राष्ट्र की उन्नति का आधार है भावनात्मक एकता का आदर्श। मानवीय संसाधनों के उपयोग के उद्देश्य हैं लक्ष्यों की प्राप्ति, मितव्ययिता, संतुष्टि की इच्छा। संतुष्टि की इच्छा तो क्या हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा आपका सारा। उपयुक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं। मानवीय संसाधन समय का उदाहरण है घंटा, दिन, सप्ताह। उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। मानवीय संसाधन का प्रकार है शक्ति, ज्ञान, कौशल। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। मानवीय साधन वे होते हैं जिनमें सम्मिलित होते हैं ज्ञान, शक्ति, रुचियां, योग्यताएं, कौशल, समय और अभिवृद्धियां। किसने कहा है? ग्रास और कैंडल ने। ग्रास और क्रैंडल ने। राष्ट्रीय एकता एक भावना है, एक संगठन है, एक प्रक्रिया, एक कल्पना है। क्या? एक भावना है। राष्ट्रीय एकता के अभाव में राष्ट्र का निर्माण असंभव है। राष्ट्र का निर्माण असंभव है। राष्ट्रीय एकता में बाधा है सांप्रदायिकता, संस्कृति, राजनीतिक दल, शिक्षा। सांप्रदायिकता। राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है धर्मनिरपेक्षता, एक संप्रदाय, एक धर्म, एक भाषा। धर्मनिरपेक्षता। भारत को आवश्यकता है राष्ट्रीय एकता की। प्रत्येक कार्य क्षेत्र में तुम्हें व्यवहारिक होना है। यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। वियना किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रिया। किसकी है? ऑस्ट्रिया की। वियना सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? 170 से अधिक। मानवाधिकार चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? 30 अनुच्छेद हैं। 1968 मानवाधिकार संबंधित आयोजन रूस के किस नगर में संपन्न हुआ था? तेहरान। मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर 1948 को। मानवीय संसाधन है समय, शक्ति, योग्यताएं। उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। अब देखिए वहां पे क्वेश्चन दिया था, तो इसको और उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा।
यहाँ पे उपयुक्त सभी दिया है, समय, शक्ति, योग्यता है, वहां पे भी देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि डाउट है इस पे। मानवीय संसाधनों की विशेषताएं: सीमितता, उपयोगिता, संसाधनों की अंतर संबंधितता, उपयुक्त सभी। सन 1961 में भावनात्मक एकता समिति किसकी अध्यक्षता में स्थापित की गई थी? डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद समिति का गठन हुआ था सन 1961 में। राष्ट्रीय एकता समिति का गठन हुआ था, राष्ट्रीय एकता समिति का गठन 1967 में हुआ था। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया था चार्ल्स डार्विन ने। प्रत्येक कार्यक्षेत्र में तुम्हें व्यवहारिक होना है, यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। किसका है? स्वामी विवेकानंद का। राष्ट्र की उन्नति का आधार है, राष्ट्र की उन्नति का आधार है भावनात्मक एकता का आदर्श। अवकाश से आशय है उस समय से है जिसे वह अपनी इच्छा अनुसार व्यतीत करने के लिए स्वतंत्र हो। 100 वाला आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अवकाश के सदुपयोग हेतु शिक्षा आवश्यक है, याद रखिएगा। इस तरह हमारा यूनिट 3 भी समाप्त होता है।